वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश में लीग की गेम वीक 35 को लेके। गेम वीक 35 में जितने भी सारे मेजर हाइलाइट्स हैं उस पे ही फोकस करेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल को लेकर, जहां पे हम लोग 3 पॉइंट सिक्योर कर चुके हैं और अगले सीजन चैंपियंस लीग के लिए हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। उसके बाद बात करेंगे स्पर्स को लेकर। स्पर्स अभी बैक टू बैक मैचेस जीत चुके हैं इंग्लिश में लीग में और उसी के साथ अभी रेलीगेशन बैटल में वेस्ट हैम से 1 पॉइंट आगे है। चेल्सी दूसरी तरफ अपना मैच फिर से हार चुके हैं और अभी टेबल में नंबर 9 में आ चुके हैं वो लोग, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग हो सकता है कि टेबल में और भी नीचे चले जाए। और उसी के साथ कल एवर्टन के साथ जो मैच था मैनचेस्टर सिटी का, वो मैच मैनचेस्टर सिटी ड्रॉ कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स लॉस हो चुका है उनका और अभी फिर से आर्सेनल की तरफ पल्ला भारी होते हुए हम लोग देख रहे हैं फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग टाइटल। तो बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल ये मैच को लेके, जहां पे ये मैच हम लोग 3-2 जीत चुके हैं और चैंपियंस लीग के लिए हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। जी हां, लास्ट सीजन में 15 में फिनिश करने के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि अगले सीजन में हम लोग टॉप 4 में फिनिश करेंगे, और वो भी अभी हाईली लाइकली यही लग रहा है कि हम लोग नंबर 3 में फिनिश करें और चैंपियंस लीग के लिए हम लोग ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, ये हम लोग किसी ने नहीं सोचा था। और उसी के साथ उसके लिए आपको थोड़ा सा क्रेडिट तो इनियोस को देना होगा, क्योंकि लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में जितने भी सारे ट्रांसफर हम लोगों ने किया है वो सारे ट्रांसफर कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रह चुके हैं हम लोगों के लिए। वो आप शोना लेमेंस कहें, जो गोलकीपर आने के बाद ये सीजन में हम लोग को वो स्टेबिलिटी मिला है, वो कामनेस मिला है एट द बैक, और उसी के साथ अटैकिंग लाइन में जो 3 प्लेयर्स हम लोग लाए हैं, बेंजामिन शेस्को, माथास कुनिया एंड ब्रायन एम्बूमो, ये तीनों भी कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया कर चुके हैं ये सीजन में हम लोगों के लिए। और उसी के साथ आपको क्रेडिट देना होगा माइकल कैरिक को, क्योंकि रूबेन अमोरिम जब सैक हुए थे उसके बाद हम लोगों का ट्रैजेक्टरी जस्ट लाइक चेल्सी नीचे जा सकता था, लेकिन माइकल कैरिक डिड अ फेनोमेनल जॉब एज एन इंटरिम मैनेजर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी के साथ अभी हम लोग नंबर 3 में फिनिश करने के लिए सबसे आगे हैं और टॉप 4 फिनिश तो कंफर्म हो ही चुका है। तो इसके लिए आपको वो क्रेडिट माइकल कैरिक एंड द एंटायर टीम को देना होगा, क्योंकि लास्ट सीजन में 15 में फिनिश करने के बाद अभी इस सीजन में जो पॉइंट्स हम लोग एक्यूमुलेट किए हैं ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पॉइंट्स है। और दूसरी तरफ है लिवरपूल, जो लास्ट सीजन से लेके अभी तक सबसे ज्यादा पॉइंट्स ड्रॉप कर चुके हैं from champion to दिस सिचुएशन वेयर दे आर करेंटली इन। वो लोग 23 पॉइंट्स लॉस कर चुके हैं और इस सीजन में ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हारने के बाद ये सीजन में लिवरपूल इन ऑल कंपटीशंस 18 गेम्स हार चुके हैं, विच इज अ ह्यूज थिंग फॉर अ क्लब लाइक लिवरपूल, जो लास्ट सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन हुए थे। तो आप समझ ही सकते हो कि आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल का सिचुएशन ये सीजन में कितना खराब रह चुका है। और उसी के साथ आर्ने स्लॉट को भी आपको क्वेश्चन करना होगा अबाउट द टीम सिलेक्शन, क्योंकि पहले हाफ में जो फुटबॉल लिवरपूल से देखने को मिला है, और उसके लिए यू हैव टू गिव क्रेडिट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एज वेल, क्योंकि पहले हाफ में जो फुटबॉल हम लोगों ने खेला अगेंस्ट लिवरपूल, तो वहां पे हम लोग लिवरपूल को अलाउ ही नहीं कर रहे थे और बहुत आसानी से लिवरपूल को एट द बैक खोल दे रहे थे, लिवरपूल को स्ट्रेच कर रहे थे और लिवरपूल का मिडफील्ड कुछ था ही नहीं और देख के लग ही नहीं रहा था कि लिवरपूल खेलने के लिए आए हैं। तो इसीलिए लिवरपूल की जो मेंटालिटी था एट द फर्स्ट हाफ, उसको आपको क्वेश्चन करना होगा। आर्ने स्लॉट जो टीम सिलेक्शन किए हैं उसको आपको क्वेश्चन करना होगा, और जो लिवरपूल की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कोऑर्डिनेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखने को मिल सकता है, वो कहीं पे भी फर्स्ट हाफ में नहीं देखने को मिला। तो इसलिए चीजें मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और भी आसान हो गया और हम लोग इंटायर मिडफील्ड को और इंटायर फर्स्ट हाफ को कंट्रोल कर रहे थे, गेम की टेम्पो को कंट्रोल कर रहे थे और गेम को डिक्टेट कर रहे थे, और बहुत ही आसानी से 2-3 पासेस खेल के हम लोग लिवरपूल को एकदम ही ओपन कर रहे थे और उसी के साथ बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए। और उसके लिए आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को क्रेडिट देना होगा, माइकल कैरिक को क्रेडिट देना होगा कि जिस मैनर से वी स्टार्टेड द गेम वेरी स्ट्रांगली, और उसी के साथ हम लोग अपने प्लान को बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ लिवरपूल बहुत ही खराब था पहले हाफ में और लिवरपूल को देख के लग रहा था कि मेंटली वो लोग चेकड आउट हो चुके हैं ये गेम से और उनको खेलने के लिए मतलब कोई मोटिवेशन उनके पास है ही नहीं। तो ऐसा ही कुछ परफॉर्मेंस पहले हाफ में देखने को मिलता है। तो हम लोग जो सोच रहे थे कि गेम कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है पहले हाफ में, लेकिन सेकेंड हाफ में यू ऑल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू लिवरपूल कि वो लोग
मतलब कैपिटलाइज किए हैं, जो चांस हम लोग उनको दिए हैं। मतलब दे स्कोर 2 गोल्स फ्रॉम our mistakes, the mistakes which were committed by the players of Manchester United। तो इसके लिए आपको लिवरपूल की जो इंडिविजुअल्स है, लाइक शोबोज़लाई या फिर कोडी गैक्पो या फिर कर्टिस जोन्स, ये सारे प्लेयर्स को आपको क्रेडिट देना होगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में, पहले हाफ में जो लिवरपूल फुटबॉल खेल रहे थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा और बेहतर फुटबॉल सेकेंड हाफ में लिवरपूल से हम लोग को देखने को मिलता है। और एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, हम लोग सेकेंड हाफ में जब हम लोग बहुत जल्दी 2 गोल कंसीड कर लेते हैं, तो उसके बाद आई मस्ट से कि हम लोग भी थोड़ा प्रेशर में आ गए थे। तो सेकेंड हाफ में 2-2 होने के बाद गेम बहुत ही इवन हो रहा था। पहले हाफ की तरह बिल्कुल ही वन साइडेड गेम नहीं था। पहले हाफ में गेम मतलब लिवरपूल फैंस और न्यूट्रल फैंस के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत वन साइडेड गेम था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए पहले हाफ बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सेकेंड हाफ में जब 2-2 हो जाता है तो देखिए वहां पे हम लोग थोड़ा सा प्रेशर में तो थे, लेकिन 2-2 होने के बाद भी वो हंगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर से देखने को मिल रहा था। गेम जितना डीप जा रहा था कि हम लोगों को ये मैच जीतना है और चैंपियंस लीग प्लेसेस सिक्योर करना है, और उसी के दम पे हम लोग ये मैच जीत चुके हैं। और उसमें आप कह सकते हो कि सेकेंड हाफ में लिवरपूल भले ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स जो थे वो अपने बैच के लिए खेल रहे थे, अपने क्लब के लिए खेल रहे थे, प्राइड के लिए खेल रहे थे, और उसी की वजह से लिवरपूल से वो फाइट देखने को मिला है थोड़ा बहुत सेकेंड हाफ में। क्योंकि आर्ने स्लॉट का मतलब कुछ सच कुछ क्रेडिट नहीं है कि लिवरपूल सेकेंड हाफ में कमबैक कर चुके थे ये गेम में। वहां पे आप यू हैव टू ब्लेम मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि हम लोग अपने गलती की वजह से गोल कंसीड किए हैं। ऐसा नहीं था कि आर्ने स्लॉट सेकंड हाफ में कोई टैक्टिकल ट्विक किए थे, टैक्टिकल चेंजेस किए थे, कोई सब्स्टिट्यूट लाए थे, फॉर्मेशन चेंज किए थे, तो इसलिए वो लोग को गोल मिल गया और वो लोग मैच में वापसी किए। ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। हम लोगों ने गलती किया, वहां पे आपको यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शोबोज़लाई, क्योंकि आमाद वो बॉल लूज करने के बाद भी शोबोज़लाई हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क एंड ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। और उसी के साथ एक बहुत ही बढ़िया फिनिश उसके पास से हम लोग को देखने को मिला। और उसके बाद शोना लेमन्स का एक गलती था, जहां पे मतलब ऐसे गलती हम लोग ओनाना से देखने को मिलता था, लेकिन आई वोंट क्रिटिसाइज शोना लेमन्स, क्योंकि ऐसा गलती उसने पहली बार किया है इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके बाद मैच में बहुत सारे अच्छे अच्छे सेव्स भी निकाले हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को यही गेम में उसने रिडीम भी कर लिया। तो इसीलिए शोना लेमन्स को लेकर ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बंदा बहुत सारे गेम में बहुत बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस दे चुका है। तो एक मैच में अगर एक गलती हो जाता है तो आई थिंक वी कैन गिव हिम अ पास फॉर दैट। और उसी के साथ सेकंड हाफ में जो फुटबॉल मैं कह रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से देखने को मिला, स्पेशली आफ्टर 70 मिनट, क्योंकि 70 मिनट था गेम बहुत ही इवन था, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग गेम में पुश कर रहे थे। और मिडफील्ड में सेकंड हाफ में, जैसे कि मैं कह रहा था, पहले हाफ में मिडफील्ड को हम लोग कंट्रोल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कैसेमीरो और कोबी मेरू हर कोई डुअल जीत रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में लिवरपूल के प्लेयर्स भी डुअल जीत रहे थे और गेम इवन चल रहा था। और जब तक 70 मिनट मार्क आया तब तक कैसेमीरो और कोबी मेरू का गेम उतना खास नहीं हो रहा था सेकंड हाफ में। लेकिन सेकंड हाफ में 70 मिनट के बाद फिर से कोबी मेनू एंड कैसेमीरो अपना गेम को अप करते हैं, और मिडफील्ड में वो जो टेम्पो हम लोग के पास पहले हाफ में था वो कहीं ना कहीं फिर से धीरे धीरे हम लोग वापस लाते हैं। और उसके बाद ही मैच चेंज होता है। हम लोग फिर से लिवरपूल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करते हैं। लिवरपूल फिर से सीट एट द बैक करने की कोशिश करता है, और लिवरपूल जितने भी सारे मैचेस में ऐसे मेंटालिटी के साथ उतरे हैं कि नहीं, ये मैच हम लोग को हारना नहीं है। वो सारे मैच में लिवरपूल ज्यादातर हार चुके हैं, क्योंकि लिवरपूल के पास वो टूल्स नहीं है एट द बैक कि वो लोग प्रेशर को एब्जॉर्व करे और मैच को मैनेज करे। तो यही है सेकंड हाफ का स्टोरी। और उसी के साथ सेकंड हाफ में एक मोमेंट आ जाता है, जो मोमेंट पे कोबी मेनू कैपिटलाइज करता है एंड ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल। और उसका गेम लास्ट 3-4 मैचेस को अगर आप देखो, या फिर माइकल कैरिक आने के बाद अगर कोबी मेनू की ट्रैजेक्टरी आप देखो, तो इट इज गोइंग अपवर्ड्स। और कोबी मेनू अभी बहुत ही बढ़िया खेल रहा है इन ईच एंड एवरी मैच। तो कोबी मेनू के लिए ये गोल जरूरी था, और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए भी ये गोल जरूरी था, क्योंकि गेम में 2-2 चल रहा था। और उसी के साथ कोबी मेनू का कॉन्फिडेंस अभी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक ही विल बी फीचर्ड इन द वर्ल्ड कप। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड ये मैच जीत चुका है 3-2, और उसी के साथ अगले सीजन चैंपियंस लीग के लिए हम लोग क्वालिफाई
कर चुके हैं। तो उसी के लिए जैसे कि मैं कह रहा था शुरुआत में कि यू हैव टू गिव क्रेडिट टू माइकल कैरिक, क्योंकि ही हैज डन अ फिनोमिनल जॉब एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो पहला मैनेजर बन चुका है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के हिस्ट्री में जो एक ही सीजन में जितने भी सारे टॉप 6 क्लब्स हैं, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, टॉटनहम, सबको हम लोगों ने हराया है अंडर माइकल कैरिक। और उसी के साथ अभी टेबल में जो टॉप 5 है वहां पे आपको विला भी दिखेगा, तो विला के अगेंस्ट में भी हम लोग जीत चुके हैं। उसके बाद है ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में भी हम लोग जीत चुके हैं। तो जितनी भी सारे टीम्स हैं टॉप हाफ में उनके अगेंस्ट में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीत चुके हैं, और ये एक रिकॉर्ड है क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में इससे पहले कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं कर पाया था। और जब से माइकल कैरिक अपॉइंटेड हुए हैं एज ए इंटरिम मैनेजर, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव कंसोलिडेटेड द मोस्ट पॉइंट्स इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। उसके बाद है आपका आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी। तो आप देख ही सकते हो कि दिस वाज अ क्वाइट अ टर्न अराउंड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पेशली वो टाइम पे जब रूबेन अमोरिम को हम लोग सैक कर दिए थे और हम लोग टेबल में नंबर 4 में थे। तो उसके बाद हो ही सकता था कि चेल्सी की तरह हम लोग का ट्रैजेक्टरी फिर से नीचे चले जाए, लेकिन थैंक्स टू माइकल कैरिक कि अभी हम लोग चैंपियंस लीग के लिए अगले सीजन में मतलब क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन चैंपियंस लीग अगले सीजन जब हम लोग खेलेंगे, हम लोग के पास टीम में वो स्क्वाड डेप्थ नहीं है। उगार्ते और कैसेमीरो भी चला जाएगा, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, लुक शॉ, मजरूई, डालो, इनको लेके हम लोग चैंपियंस लीग में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और वीक में आपको 3 मैचेस खेलने होंगे, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी उसका इंपैक्ट हो सकता है। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि टॉप 4 में आप एक सीजन में फिनिश करते हो, उसके बाद अगले सीजन में हम लोग फिर से नीचे जा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में मतलब दूसरे क्लब्स भी अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। और इंग्लिश प्रीमियर लीग इतना ज्यादा कंपिटिटिव है कि इट इज वेरी इजी टू ड्रॉप फ्रॉम नंबर 3 और नंबर 4 टू नंबर 10। तो इसीलिए ये रिस्क हम लोग फिर से नहीं ले पाएंगे। और उसके लिए थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि बोर्ड रूम में बहुत सारे डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होगा कि अगले सीजन में मैनेजर कौन होगा। मैनेजर जो होगा वो डिसीजन लेने के बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कौन से प्लेयर्स के पीछे हम लोग जा पाएंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स जो हम लोग खरीदने वाले हैं ये समर में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो हम लोग को मिडफील्डर चाहिए, उसके बाद फुल बैक चाहिए, सेंटर बैक चाहिए और बैकअप अटैकिंग प्लेयर्स भी चाहिए। तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स चाहिए, और उसी के साथ पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा मैनेजर होगा, क्योंकि इंग्लिश में लीग और चैंपियंस लीग दोनों को हम लोग अभी ये जो सिचुएशन है, ये जो स्क्वाड डेप्थ है हम लोग के पास, इसके साथ हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये डिस्कशन में ये पॉइंट तो जरूर उठेगा इन द बोर्ड रूम कि माइकल कैरिक को ही क्या परमानेंटली ये जॉब दिया जाए, क्योंकि ही हैज डन अ फिनोमिनल थिंग। क्योंकि आई बिलीव माइकल कैरिक हैज अर्न दैट इन मैनचेस्टर यूनाइटेड कि अभी डिस्कशन में जो अगला मैनेजर कौन होगा, ये डिस्कशन में माइकल कैरिक का नाम सबसे आगे हो सकता है। क्योंकि माइकल कैरिक को अगर हम लोग रखते हैं, एक चांस देते हैं, क्योंकि उसने ये चीज करके दिखाया है जो किसी ने नहीं सोचा था इन मैनचेस्टर यूनाइटेड कि हम लोग नंबर 3 में फिनिश करेंगे विद माइकल कैरिक। तो इसीलिए माइकल कैरिक को वो मौका मिलना चाहिए। हां, अगर हम लोग माइकल कैरिक को देते हैं तो वहां पे एक रिस्क भी रहता है कि हो सकता है कि अगले सीजन में चैंपियंस लीग एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग मैनेज करते करते हम लोग दोनों ही कंपटीशन में स्ट्रगल करें और दोनों ही जगह पे हम लोग नीचे फिनिश करें। तो ये भी एक रिस्क रहता है माइकल कैरिक के साथ, लेकिन ये रिस्क कोई नया मैनेजर जो आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसके साथ भी रहेगा। और मेरे ख्याल से माइकल कैरिक यहाँ पे जो काम किया है उसके बाद वो डिजर्व करता है कि उसको एक चांस तो मिले, और वो भी अभी इवॉल्व हो रहा है। इससे पहले आप लोग को अगर याद हो, जब ओले गुनर सोल्स्कर को हम लोग सैक किए थे, उसके बाद माइकल कैरिक को एज ए इंटरिम मैनेजर लाए थे, तो वो माइकल कैरिक और ये माइकल कैरिक के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि तब उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद उसने मिडलस्ब्रो को मैनेज किया चैंपियनशिप में, और उसके बाद अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैनेज करते करते भी हिज लर्निंग इज स्टिल गोइंग ऑन, और वो बहुत कुछ सीख रहा है और उसी के साथ उस चीज को एग्जीक्यूट कर पा रहा है ऑन द पिच बाय द प्लेयर्स। तो इसीलिए माइकल कैरिक का ये लर्निंग फेज अभी जारी रहेगा, और उसी के लिए मुझे लगता है कि माइकल कैरिक के साथ वो रिस्क हम लोग ले सकते हैं। और अगर सही
मिडफील्डर, सही फुल बैक, जो प्रोफाइल ये मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में बहुत ही ज्यादा लीथल है, ये सिस्टम में फिट इन होता है। ऐसे प्लेयर्स अगर हम लोग मिडफील्ड में और फुल बैक में ला पाते हैं तो मेरे ख्याल से माइकल कैरिक इस टीम को लेके और भी आगे जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डिस्कशंस अभी भी होना बाकी है माइकल कैरिक के साथ। अभी देखना होगा कि दूसरे कितने अवेलेबल मैनेजर्स हैं। बहुत ज्यादा मैनेजर्स तो अवेलेबल है नहीं मार्केट में, मतलब लुइस एनरिके नहीं आएगा। आपका जावी अलोंसो, मुझे नहीं लगता जावी अलोंसो, अगर आर्ने स्लॉट को लिवरपूल से निकाला जाता है तो जावी अलोंसो विल बी परफेक्ट फिट फॉर लिवरपूल। उसी के साथ नागेल्समैन का नाम भी बहुत जबार आ रहा है, लेकिन नागेल्समैन जर्मनी के साथ है तो उसको वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये भी एक ट्रिकी पार्ट है। तो बिफोर द वर्ल्ड कप अगर नागेल्समैन के साथ हम लोग नहीं कर पाते हैं नेगोशिएशन तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ट्रांसफर विंडो में ज्यादा दिन बचेगा नहीं, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। लेकिन अगर माइकल कैरिक को हम लोग अभी अपॉइंटमेंट देते हैं फॉर अ परमानेंट मैनेजर, परमानेंट जॉब एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो हम लोग मतलब समर ट्रांसफर शुरू होते ही हम लोग अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। सो इट इज नॉट एन इजी डिसीजन टू मेक, ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन इनियोस के ऊपर अभी प्रेशर तो होगा क्योंकि इनियोस इससे पहले बहुत बार फकअप कर चुके हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। हालांकि लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में रिक्रूटमेंट बहुत ही बढ़िया था हम लोगों के लिए और इनियोस के अंडर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज भी अच्छी तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और पॉलिसीज चेंज हुए हैं। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये समर ट्रांसफर विंडो में सैंड्रो टोनाली, ब्रूनो गोमारेस या फिर एलियट एंडरसन, ये जो सारे नाम आ रहे हैं एज अ मिडफील्डर, तो ये सारे नाम में से किससे किससे प्लेयर को हम लोग ला पाएंगे और उसी के साथ फुल बैक में हम लोग क्या कोई साइनिंग कर पाएंगे राइट फुल बैक या लेफ्ट फुल बैक के लिए, तो वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सारे टॉकिंग पॉइंट्स को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव टू से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डिजर्व दिस विक्ट्री। उसी के साथ यू हैव टू गिव क्रेडिट टू लिवरपूल एज वेल, क्योंकि लिवरपूल सेकंड हाफ में मैच में वो लोग थे ही नहीं लेकिन फिर भी वापसी किए और उसी के साथ फाइट पुट अप किया और उसी के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द एंड मैच जीत चुका है। और 10 साल के बाद, जी हां, 2015-2016 सीजन में लास्ट हम लोग लिवरपूल के ऊपर लीग डबल किए थे। 10 साल के बाद अभी इस साल में हम लोग लिवरपूल के ऊपर लीग डबल कर चुके हैं। एक मैच रूबेन अमोरिम के अंडर हम लोग जीते थे एनफील्ड में और अभी माइकल कैरिक के अंडर ओल्ड ट्रैफर्ड में हम लोग जीत चुके हैं अगेंस्ट लिवरपूल। तो कांग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन टू एंजॉय दिस विक्ट्री, एंजॉय दिस मोमेंट जहां पे हम लोग चैंपियंस लीग के लिए फिर से क्वालिफाई कर चुके हैं और चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगले सीजन में हम लोग फिर से देखेंगे। तो वो मतलब एक एक्सपीरियंस जो होगा अगले सीजन में वो अच्छा होगा या बुरा होगा फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन जैसा कि मैं कहा कि रिक्रूटमेंट, सही रिक्रूटमेंट्स बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वाड डेप्थ चाहिए होगा और उसके साथ माइकल कैरिक को क्या हम लोग अपॉइंट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर अगर नहीं करते हैं तो कौन होगा मैनेजर, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रिजॉल्व। और जितनी जल्दी ये सारे क्वेश्चंस की आंसर हम लोग के सामने होगा उतना ही जल्दी हम लोग प्लान कर पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे टू बिल्ड दिस स्क्वाड, टू टेक दिस स्क्वाड अहेड इन द राइट डायरेक्शन। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं स्पर्स वाला गेम को लेके। तो देखिए स्पर्स अभी इंग्लिश लीग में बैक टू बैक 2 मैचेस जीत चुके हैं 2026 में, क्योंकि ये साल आने के बाद स्पर्स एक भी मैच नहीं जीत रहा था। लेकिन लास्ट गेम वीक में भी स्पर्स एक मैच जीत चुके हैं और अभी ये गेम वीक में भी विला के अगेंस्ट में, जो विला टॉप 5 के लिए कंपीट कर रहा है, विला के अगेंस्ट में वो लोग एवे मैच जीत चुके हैं और वो मैच में आई मस्ट से कि स्पर्स प्लेड ब्रिलियंटली और उसी के साथ वो लोग ये 3 पॉइंट्स डिजर्व करते हैं, क्योंकि विला वे पैथेटिक थ्रू आउट द गेम। विला के फैंस तो पहले ही हाफ में स्टेडियम छोड़ के जा रहे थे। तो ऐसा कुछ गेम हम लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि विला के पास यूरोपा लीग है, तो वो लीग अगर वो लोग जीत जाते हैं तो चैंपियंस लीग के लिए वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि विला ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहा है। लेकिन अगर स्पर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्पर्स जो दलदल में फंस चुका था वहां से निकलना मुश्किल था उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग बैक टू बैक
तीन पॉइंट्स मतलब 6 पॉइंट्स अभी सिक्योर कर चुके हैं आउट ऑफ नोवेयर। हम लोग नहीं सोचा था कि स्पर्स ये मैचेस से 3 पॉइंट निकाल पाएंगे, लेकिन अभी वेस्ट हैम ये गेम वीक में अपना मैच हार चुके हैं, तो वेस्ट हैम के साथ स्पर्स का जो पॉइंट गैप है वो एक ही है। तो स्पर्स का अगला मैच है लीड्स के साथ, जो आसान मैच तो नहीं है, लेकिन वेस्ट हैम का मैच भी है आर्सेनल के साथ, वो भी आसान मैच नहीं है। तो वेस्ट हैम और स्पर्स अभी देख के लग रहा है कि इन दोनों में से ही कोई एक टीम रेलीगेट होगा और एक टीम अगले साल इंग्लिश प्रीमियर लीग खेलेगा, क्योंकि इससे पहले जो टीम्स हैं उसके साथ टॉटनहम का पॉइंट्स गैप है, क्योंकि फॉरेस्ट चेल्सी को हराने के बाद फॉरेस्ट का पॉइंट्स अभी 42 हो चुका है और स्पर्स का पॉइंट है अभी 37, वेस्ट हैम का पॉइंट्स है अभी 36। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन बचे हुए 3 मैचेस में तीनों ही मैच अगर देखा जाए तो वेस्ट हैम के लिए भी 3 मैचेस उतना आसान नहीं है और स्पर्स के लिए भी वो 3 मैचेस उतना आसान नहीं है। तो बचे हुए जो 3 मैचेस है वहां पे बहुत सारा एंटरटेनमेंट और बहुत सारे शफलिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है एंड इट विल बी क्वाइट इंटेंस फाइट एट द रिलीगेशन जोन आई बिलीव। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। लेकिन अभी देख के लग रहा है कि स्पर्स के पास थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो लोग इस सीजन को रिवाइव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये चीजों को लेके भी, ये सारे पॉइंट्स को लेके भी आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं चेल्सी को लेके। तो देखिए चेल्सी लगातार अपने मैचेस हार रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। बीच में एक मैच वो लोगों ने जीता, वो आपका एफए कप में था, लेकिन एफए कप फाइनल में भी मैनचेस्टर सिटी है, तो वहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि चेल्सी मैनचेस्टर सिटी को हरा सकता है, वो भी एफए कप फाइनल में। और उसी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगर फॉर्म देखा जाए तो चेल्सी हर कोई मैच हार रहे हैं और अभी टेबल में वो लोग नंबर 9 में आ चुके हैं। उसके बाद टेबल में नंबर 10, 11 और 12 में जितने भी सारे टीम्स हैं उनके साथ चेल्सी का पॉइंट गैप एक ही है, ज्यादा नहीं है। तो हो सकता है कि बचे हुए 3 मैचेस में भी अगर चेल्सी फेल टू विन अ सिंगल गेम तो हो सकता है कि चेल्सी टेबल में नंबर 12 या 13 में चला जाए। और वो अगर होता है तो आई एम श्योर कि चेल्सी के फैंस सरप्राइज नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए ये जो सिचुएशन हुआ है, ये जो मतलब गलतियां हो रहा है पिच पे, उसके लिए आप प्लेयर्स को या मैनेजर को तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो भसर मचा हुआ है चेल्सी में, इसके लिए यू हैव टू क्रिटिसाइज चेल्सी के ओनर्स को, क्योंकि मरिस्का के साथ एक अच्छा चीज हो रहा था। मरिस्का के साथ देख के लग रहा था कि चेल्सी का ट्रेजेक्टरी ऊपर जा रहा है, वो लोग वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके थे और उसके बाद इस सीजन में कि कुछ मैचेस में वो लोग सच में बहुत ही बढ़िया खेले हैं। लाइक चैंपियंस लीग में बार्सिलोना के अगेंस्ट में वो लोग बहुत ही अच्छा थे, मैनचेस्टर सिटी के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो लोग बहुत ही अच्छा थे। तो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस चेल्सी से देखने को मिला है अंडर मरिस्का। और मरिस्का को जब वो लोगों ने सैक किया था तो चेल्सी नंबर 4 में था, इक्वल पॉइंट्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड आई बिलीव। तो चेल्सी नंबर 4 से लेके अभी चेल्सी कहां पे आ चुका है, और इसके लिए आप लियम रोजेनिया या फिर अभी जो कैलम मैकफर्लन है उनको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। You have to blame the owners for the entire thing which is currently happening in Chelsea। और ऐसा ही अगर होता रहा तो चेल्सी मतलब चेल्सी के फैन जैसे रिएक्ट कर रहे हैं कि हम लोग का क्लब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, चेल्सी आर फिनिश्ड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत नहीं होगा अगर ऐसा ही चलता रहा। तो चेल्सी अभी मतलब समर ट्रांसफर विंडो में बहुत सारे प्लेयर्स तो उनको चाहिए, सेंटर बैक चाहिए होगा, उनको अटैकिंग प्लेयर्स भी चाहिए होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है चेल्सी में वो एक मैनेजर चाहिए होगा और वो मैनेजर के पास थोड़ा सा फ्रीडम होना चाहिए। अगर ऊपर बैठे हुए जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो लोग ओनर्स हैं, वो लोग अगर हर चीज़ में माइक्रो मैनेजमेंट करने जाएंगे, हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो नतीजा आपके सामने है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी लास्ट कब मैच जीता था, मेरे ख्याल से बहुत सारे चेल्सी के फैंस सोचेंगे आंसर देने से पहले, मुझे भी सोचना होगा। तो इसीलिए आगे जाते हुए चेल्सी के साथ और क्या क्या हो सकता है, वो क्या अच्छा होगा या खराब होगा, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है किसी के पास। फैंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ही डिजर्टेड हो चुके हैं, डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, जो कि सही बात है। लेकिन एक चीज़ आई हैव टू एक्नॉलेज कि फैंस जब जब चेल्सी में प्रोटेस्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ होता है, मतलब ओनर्स थोड़ा सा मतलब उनको डर तो लगता है, क्योंकि प्रोटेस्ट करने के बाद ही लियम रोजनियर को सैक किया गया है। तो मेरे ख्याल से चेल्सी के फैंस को और ज्यादा एक्टिवली प्रोटेस्ट करना होगा। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन विद चेल्सी। लेकिन आप लोग का क्या मानना है, क्या चेल्सी यहां से
टर्न अराउंड कर पाएंगे अगले सीजन में विद अ न्यू मैनेजर इन चार्ज, और वो मैनेजर कौन हो सकता है, आप लोग का क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था एवर्टन के साथ उसको लेके। तो देखिए हम लोग अभी यही सोच रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी के पास एडवांटेज है जब मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल को एमिरेट्स में हराया था, जो कि सही है, मैनचेस्टर सिटी के हाथ में ही था। मैनचेस्टर सिटी अगर अपने मैचेस जीतते हैं ज्यादा गोल मार्जिन से तो मैनचेस्टर सिटी विल बी द चैंपियंस। लेकिन आर्सेनल अभी ये गेम वीक में अपना मैच जीत चुका है, फुलहैम के साथ वन साइडेड विक्ट्री मिला है और बहुत ही बढ़िया गेम आर्सेनल के पास से हम लोग को बहुत दिन के बाद देखने को मिला है कि जहां पे वो लोग अपना फुल पोटेंशियल में खेल रहे थे गेम और देख के नहीं लग रहा था कि प्रेशर में है, नर्व कैसे होल्ड करेंगे। जो परफॉर्मेंसेस रिसेंटली ये मैच से पहले आर्सेनल से हम लोग को देखने को मिल रहा था, वो मैचेस देखने के बाद हम लोग यही सोच रहे थे कि नहीं अभी मैनचेस्टर सिटी का पल्ला भारी है। और मैनचेस्टर सिटी ये चीज बहुत बार कर चुके हैं पास्ट में कि जब अप्रैल का महीना आता है या फिर मार्च का महीना आता है उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी एकदम ही अनबीटन रन में चले जाते हैं और हर मैचेस जीत जाते हैं और उसके साथ चैंपियन हो जाते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। तो वैसा ही कुछ ये सीजन में भी फिर से होने वाला था, ऐसा ही हम लोग को लग रहा था कि आर्सेनल फिर से बॉटल कर दिया। और ये सीजन में मतलब पिछले 3 सीजन में आर्सेनल के साथ मैनचेस्टर सिटी का पॉइंट गैप उतना भी ज्यादा नहीं था, लेकिन ये सीजन में एक टाइम में 9 पॉइंट 11 पॉइंट का गैप था। तो ये सीजन में अगर आर्सेनल इंग्लिश में लीग नहीं जीतते हैं तो इट विल बी अ बिगर बॉटलिंग स्टोरी देन द प्रीवियस सीजंस वी ऑलरेडी विटनेस। तो इसीलिए हम लोग को लग रहा था कि ये सीजन में भी ये जो स्टोरी है आर्सेनल के साथ कि वो लोग अहम वक्त पे वो लोग अपना आपा खो देते हैं, नर्व को होल्ड नहीं कर पाते हैं और टाइटल को बॉटल करते हैं, तो वो फिर से रिपीट हो रहा है ये सीजन में। लेकिन ये गेम वीक के बाद मेरे ख्याल से ये परसेप्शन थोड़ा सा चेंज होगा। मतलब ये गेम वीक से पहले जो परसेप्शन था अमंग द पीपल, मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी के लिए लोग ये कह सकते थे कि मैनचेस्टर सिटी के पास 90% चांस है कि वो लोग फिर से टाइटल जीते और आर्सेनल का चांसेस मेरे ख्याल से 10% था। लेकिन अभी ये गेम वीक में जहां पे आर्सेनल फुलहैम के अगेंस्ट में 3-0 जीत चुके हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी अपना मैच में 2 पॉइंट ड्रॉप कर चुके हैं क्योंकि एवर्टन के साथ वो लोग ट्रेल कर रहे थे, लेकिन एट द एंड स्टॉपेज टाइम में जाके वो लोग 1 पॉइंट सैल्वेज कर चुके हैं। तो ये 2 पॉइंट लॉस होने के बाद आई हैव टू से कि अभी फिर से आर्सेनल का पल्ला धीरे धीरे भारी हो रहा है क्योंकि अभी 2 पॉइंट का गैप है। और अगर आर्सेनल अपने मैचेस सारे मैचेस जीत जाते हैं, बचे हुए 3 मैचेस, तो आर्सेनल विल बी द चैंपियन। तो यहां पे फिर से मेरे ख्याल से जो गेम है, जो चीजें हैं, वो आर्सेनल के हाथ में आ चुका है। तो आर्सेनल हैव द कप इन देयर हैंड्स वन मोर टाइम। और उसी के साथ अभी 3 मैच अगर आर्सेनल जीत जाते हैं तो हो सकता है कि मैनचेस्टर सिटी को आर्सेनल फाइनली हरा के इस सीजन में इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन हो जाए। तो अभी मेरे ख्याल से चीज़ें 60-40 हो चुका है। मतलब अभी आर्सेनल की तरफ मेरे ख्याल से 60% पल्ला भारी है और मैनचेस्टर सिटी का जो चांस है वो मेरे ख्याल से 40% में आ चुका है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी को अपना गोल डिफरेंस भी बेहतर करना होगा और उसी के साथ आर्सेनल को 2 पॉइंट्स ड्रॉप करना होगा। तो अभी बचे हुए गेम में से ये टाइटल रेस और भी ज्यादा इंटेंस, और भी ज्यादा इंटरटेनिंग, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये एकदम आखिरी गेम वीक तक खींचेगा। तो आखिरी गेम वीक में साइमल्टेनियसली सारे मैचेस होगा और उस वक्त मिनट मिनट में, हर मिनट में जब कोई टीम गोल स्कोर करेगा या गोल कंसीड करेगा तो ये जो टेबल का जो कंप्लेक्शन है वो चेंज होगा और वो ही इंटरटेनिंग है फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग फैंस। और हम लोगों के लिए मेरे ख्याल से एक माउथ वाटरिंग फिनिश ये साल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में देखने को मिल सकता है। लेकिन आर्सेनल फैंस के पास, मतलब आर्सेनल फैंस बीच में जो डिमोरलाइज्ड हो चुके थे, मेरे ख्याल से आर्सेनल फैंस अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे उनके टीम को लेके और अभी pressure is back to Manchester City and Pep Guardiola. So only time will tell what will happen. लेकिन क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये चीज एकदम लास्ट गेम वीक तक जाएगा और लास्ट गेम वीक में, लास्ट मैच में हम लोगों को पता चलेगा कि कौन इंग्लिश में लीग चैंपियन हो रहा है इस सीजन में? तो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस। मुझे तो लगता है कि जैसे टाइटल रेस भी लास्ट गेम वीक तक जाएगा, वैसे ही रेलीगेशन बैटल बिटवीन टॉटनहम
एंड वेस्ट हैम वो भी लास्ट गेम वीक तक जाएगा। तो चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कहीं ना कहीं टॉप 5 का जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। लिवरपूल को भी मतलब मेरे ख्याल से 2 ही पॉइंट चाहिए। अगला मैच अगर लिवरपूल जीत जाता है तो वो लोग भी टॉप 4 सिक्योर कर लेंगे। तो बचेगा विला, ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, ये सारे टीम्स। तो वो सारे टीम्स में से कोई एक टीम आपका जाएगा चैंपियंस लीग में। अगर विला टॉप 5 से बाहर फिनिश करते हैं लेकिन फिर भी वो लोग जीतते हैं यूरोपा लीग, तब भी वो लोग जाएंगे चैंपियंस लीग खेलने, और जो टीम नंबर 5 में फिनिश करेगा वो भी जाएगा चैंपियंस लीग खेलने। तो इस साल जैसे 6 टीम गए हैं चैंपियंस लीग में फ्रॉम इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो अगले साल भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 6 टीम्स जाए फ्रॉम इंग्लैंड। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।